पंकज जी देखिए, आपने पूरा विश्लेषण सुन लिया। किसी को कह देना कि भाई हम धूल चटा देंगे, नाक रगड़ देंगे, ये राजनीति में ठीक लगता है, पर कूटनीति में जिस तरीके से पिछले 4 साल से भारत ने काम किया है उसका नतीजा हमारे सामने है। 62 से लेकर अभी तक तो नहीं हुआ था ना ये। भारत और चीन के बीच संबंधों की आज जो हालत है वो क्यों है, ये मूल प्रश्न है। उसके लिए कौन सी सरकार जिम्मेदार है, ये मूल प्रश्न है। जो मसले मैंने उठाए भारत और चीन के बीच के, अगर उनका कोई अंततः नतीजा नहीं निकलता है, समाधान, तो इस तरह की बातचीत का और ये माहौल बनाना, जैसे कि चीन ने भारत के सामने अब तो घुटने टेक दिए हैं और भारत सर्वोपरि हो गया है, चीन उसके सामने झुक गया है, ये माहौल जानबूझकर बनाना ये ठीक बात नहीं है। हमने देखिए चीन का रवैया तो हमेशा संदिग्ध रहा है, और आपने पद्मजा जी देखा 10 साल में कि हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी हैं प्रधानमंत्री जी, वो भी भारत चीन संबंधों को लेकर कभी इधर कभी उधर, कभी साबरमती के किनारे झूला झूलते हैं, कभी शी जिनपिंग के पैतृक गांव में जाकर उनके साथ हाथ में हाथ डाल के टहलते हैं, और कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि दोनों एक दूसरे की तरफ देखना नहीं चाहते, दोनों एक दूसरे की तरफ नजरें तरेरते हैं। तो जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है वो टीनेज टेम्पर का विषय नहीं है कि या तो हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, या फिर ऐसी नफरत कि एक दूसरे की जान ले ले। तो क्या करना चाहिए? अगर वो मिले जाकर के, तमिलनाडु में मिले वो शी जिनपिंग से, उसके बाद गलवान की घटना होगी, तो क्या करना चाहिए? कहना चाहिए कि हम दोस्त दोस्त रहेंगे? तब तो उसका जवाब देना पड़ेगा ना, और बातचीत भी जारी रखनी पड़ेगी। मेरा मतलब ये है कि वो तो हमको समझा रहे हैं 4-4.25 साल से, गलवान की घटना हुई तो आप कह रही हैं, वो तो कह रहे हैं कि न तो कोई घुसा न कोई घुसा हुआ है। ठीक है, हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, और प्रधानमंत्री जी हमको 4.25-4.5 साल से समझा रहे हैं कि नहीं, न कोई घुसा न कोई घुसा हुआ है। 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने हथिया ली, शिवम त्यागी तो उसकी चिंता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अपने पूर्व सांसद, ये मैं मतलब आई डोंट साउंड रूड, ये मसला उठा रहे हैं कि बेहुदा और निहायती पागलपन वाली बात है। जो ये बोल रहे हैं उसका सर पैर ही नहीं है, प्लीज मत बोलिए। और कभी ऐसी रुसवाई कि हंटरबाजी पे उतारूं। रुक जाइए, थैंक यू, हो गया आपका, कोई तर्क नहीं, थैंक यू। ठीक है, भारत की रुसवाई। मैं आपको 2 छोटे-छोटे एग्जांपल्स देता हूं, इस तरह के 2 छोटे-छोटे एग्जांपल्स आएंगे, ये देखने के लिए अभी इंतजार करना चाहिए। ठीक है, इंतजार। 2 छोटे-छोटे एग्जांपल्स देता हूं इनकी सरकार और हमारी सरकार के फर्क के। एक है 1950s का, जब चाइना लगातार जो है तिब्बत पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लगातार अंदर बढ़ता जा रहा था। तिब्बत ने कई बार सरकार से, हिंदुस्तान से इस बात पर गुहार लगाई, पर उसको देखा जाना चाहिए। उस जमाने में सरदार पटेल ने नेहरू जी को कहा था कि अगर यही स्थितियां रही तो विस्तारवाद इतना बढ़ता चला जाएगा कि ये आने वाले समय में भारत को भी इंपैक्ट करेगा। वो किया। अब स्ट्रेट टू 2014 एससीओ समिट, जब हमारे एस जयशंकर जी गए पाकिस्तान में, हमारी उनसे बात चल रही है, हम उनसे लगातार चीजों को सुलझा रहे हैं, लगातार कमांडर लेवल की भी बातचीत चल रही है, लेकिन मेरे देश के मंत्री ने वहां पर खड़ा होकर कहा कि जिस तरीके से आप ये सीपेक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये इस देश की सॉवरेनिटी के लिए ठीक नहीं है। किस तरीके से आपको डिप्लोमेसी आगे लेकर जानी है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। हम चाइना को लेकर कहीं भी डिफेंसिव नहीं है, हम चाइना को लेकर कहीं भी वो दब्बू वाला रवैया नहीं अपना रहे हैं। हम ये नहीं मान रहे हैं कि हम उनके सामने झुक जाएंगे। यही फर्क है आप में ये और हम में, यही फर्क है इस स्थिति में कि अगर हमारे 20 जवान शहीद हुए तो हमने उनके 150 मारे। यही फर्क है आज कि जिस तरीके से बॉर्डर पर ये स्थिति है, ये डीएस्केलेशन हो ही सिर्फ इस वजह से रहा है कि चाइना जानता है कि उसका इकोनॉमिक हालत कितना खराब है, हिंदुस्तान कितनी बेहतर स्थिति में। हिंदुस्तान अगर रशिया से कहीं ना कहीं संबंध रखता है तो कहीं ना कहीं इसके अलावा जितनी भी बाकी कंट्रीज है, अमेरिका से भी उतना ही बेहतर संबंध है, पाकिस्तान के साथ भी हम लगातार बात करेंगे, लेकिन सिर्फ ये कहते हैं कि सबसे पहले हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व होना चाहिए। अगर ये नीति आपकी पहले रही होती तो चीजें बहुत बेहतर होती देश में। चीन हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्या हम आज की स्थिति देखिए, बड़ी हवेली होने से जरूरी नहीं है कि बहुत सारी जो एमिनिटीज है वो भी आज ही की है। आज स्थिति देखिए उनकी क्या है, वो किस स्तर पर बढ़ रहे हैं, हम किस स्तर पर बढ़ रहे हैं, आप नहीं जानते क्या? परंपरा थी, क्या हालात है उनके, आप नहीं जानते क्या? ये सब क्या दर्शाता है? चीन से जो आयात है वो इन 5 साल में $70 बिलियन से बढ़ के $101 बिलियन हो गया है। ठीक है, इससे चीन को जो हमारा निर्यात है वो $16 बिलियन पे रुका हुआ है। ठीक है, इससे पहले कि मैं फुनसोक स्तब्धन के पास दोबारा जाऊं, मनीष, ये बार बार ये बात कही जाती है और आपने इसके ऊपर काफी रिसर्च की है। एक तरफ ट्रेड टाइज जारी हैं, दूसरी तरफ आप अग्रेशन को पुश बैक कर रहे हैं, साथ ही साथ बातचीत भी हो रही है। ये ट्रेड टाइज के बारे में सरकार क्या सोचती है? क्योंकि बार बार सवाल उठाया जाता है कि भाई लगातार उनका सामान
हमारे देश में आ रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम उनको लाल आंख दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चीन को लेकर हम इमोशनल अप्रोच की जगह हमें प्रैक्टिकल अप्रोच रखना पड़ेगा, और ये हमारी मजबूरी कहें या ये रियलिटी है पूरी दुनिया की, केवल भारत के सामने नहीं। अमेरिका और चीन के बीच बहुत खटास है, लेकिन इसके बाद भी है कि अमेरिका में आप चले जाइए, किसी भी घर में, किसी भी स्टोर में अगर चीन का सामान आपको ना दिखाई दे, उनके यहाँ से ट्रेड ना हो रहा हो, तो बात यह है कि भारत के साथ एक और दोहरी चुनौती है कि भारत और चीन की सीमा लगती है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो भारत और चीन के संबंधों में जब भी कुछ सोचना पड़ता है, 2020 में घटना घटी, लेकिन उसके बाद हमारा व्यापार बढ़ता रहा, और वो व्यापार बढ़कर 2022 में 110 अरब डॉलर हो गया। मतलब क्या है? मतलब यह है कि हम दुश्मन देश हैं, चीन दुश्मन देश है, लेकिन इसके बावजूद उनसे व्यापार करना एक रियलिटी में अगर आप कहें तो हमारी मजबूरी भी है, और ये पूरी दुनिया के लिए है। तो ऐसे चीजों को देखते हुए भारत ने यह फैसला लिया कि प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है। प्रैक्टिकल अप्रोच यह है कि हमने यह साफ तौर पर चीन से कहा है कि सीमा पर शांति और स्थिरता जरूरी है, युद्ध तो करना नहीं है, और लेकिन एट द सेम टाइम हमने यह भी कहा कि अगर संबंध बनाने हैं तो फिर सीमा पर आपको डिसएंगेज होना होगा, वहां पर डिस्कलेशन करना पड़ेगा, और इसीलिए हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जरा बड़ा पहलू देखिए, बड़ा पहलू यह है आज की तारीख में, आज का जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें जिस तरीके से दुनिया तेजी से बदल रही है, क्या आप इस बात को इग्नोर कर सकते हैं कि चीन किसके पाले में जा सकता है? कल के दिन में जब बड़ी समस्या आएगी तब फिर क्या करेंगे? तो बहुत सारे इसके डायनामिक्स हैं जिसे हमें चीन के साथ संबंधों के साथ देखना पड़ेगा। और मनीष, साथ ही साथ भारत एक अलग अकेला देश नहीं है जिसके ऊपर विस्तारवादी चीन का हमला लगातार हो रहा है। उन्होंने ताइवान के साथ क्या किया, उन्होंने बाकी देशों के साथ क्या किया है, और लगातार भारत पुश बैक करने की कोशिश कर रहा है। पर चीन सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं, कई और ऐसे देश भी हैं जिनके ऊपर हमला कर रहा है। मनीष, बिल्कुल, देखिए, मैं चीन को लेकर एक बात कहता हूं कि ताइवान से बेहतर कोई नहीं समझता है कि चीन क्या करने वाला है, क्योंकि दोनों का डीएनए एक है। और ताइवान पर जिस तरीके से चीन हमलावर है, और माना जा रहा है कि 2025 में वो ताइवान को कब्जा करने की कोशिश करेगा, तो ऐसे में लगता यह है कि चीन फिलहाल यह चाहता है कि ताइवान के मुद्दे पर भारत का समर्थन भले ना मिले, लेकिन भारत विरोध ना करे, इसलिए वो इस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत इस बात को नहीं समझ रहा है। जनवरी में फिलीपींस जब विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर गए, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चीन को दूसरे देशों की संप्रभुता के बारे में समझना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए, एक तरफ रूस है, एक तरफ जो दुनिया के तमाम बाकी मुल्क है, दूसरी तरफ पश्चिमी देश है। अगर आप चीन के साथ संबंध को ठीक नहीं बनाएंगे तो फिर आपको अमेरिका पर ज्यादा निर्भर रहना होगा, फिर उसके एक अलग दुष्परिणाम होंगे। तो वैसी स्थिति में आपको संतुलित नीति अपनानी होगी, और संतुलित नीति अभी यही है कि बातचीत भी करो और अपनी सीमा की सुरक्षा भी करो। पर शायद जब हम राजनीति की बात करते हैं तो उसमें संतुलन थोड़ा सा शायद मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में।